बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, इसके लेवल क्या हैं। जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी है क्या चीज़। तो ब्लूम टेक्सोनोमी इज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि डिफरेंट जो लेवल्स हैं ह्यूमन कॉग्निशन के उनको डिफाइन करने के लिए और उनके दरमियान जो है तफरीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डिफरेंट जो कॉग्निशन ह्यूमन कॉग्निशन के लेवल हैं जैसे थिंकिंग है, लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, इनके हवाले से ये थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये ओरिजिनली जो है वो डेवलप की थी बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ये 1956 में ओरिजिनली ये जो है वो डेवलप की थी। और किसने डेवलप की थी? बेंजामिन ब्लूम ने। और बाद में 2001 में इसको रिवाइज किया गया था। किसने जी? एंडरसन और क्रैथवॉल, दो बंदे थे। एंडरसन जो था वो स्टूडेंट था ब्लूम का, और जो क्रैथवॉल था वो ओरिजिनल जो कंट्रीब्यूटर था। जब 1956 में ये पेश की गई थी, डेवलप की गई थी, तो तब उसने कंट्रीब्यूट किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम टेक्सोनोमी की जब भी बात हो तो एक ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी है, ठीक है, जो ब्लूम ने दी थी 1956 में, और फिर रिवाइज्ड है। रिवाइज किसने दी थी? एंडरसन ने, और क्रैथवॉल ने दी 2001 में। पर्पस क्या था इसका? करिकुलम डेवलपमेंट को गाइड करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करना, असेसमेंट क्रिएट करना और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जो है वो प्रोमोट करना। दीज आर द पर्पसेस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। सो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूम टेक्सोनोमी दी किसने है और फिर इसको रिवाइज किसने किया और इसके पर्पस क्या है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओरिजिनल जो ब्लूम टेक्सोनोमी है 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, उसके 6 कॉग्निटिव लेवल्स हैं। और ये कॉग्निटिव लेवल जो हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये अरेंजमेंट है इनकी। यानी कि सिंपल है, फिर वहां से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है नॉलेज का। नॉलेज क्या है जी? इसमें फैक्ट्स को, टर्म्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो याद करना, ये आपका नॉलेज आ जाता है। इसमें जो की वर्ड्स होते हैं वो हैं जी डिफाइन, यानी कि अगर आपको कोई चीज याद है तो उसको डिफाइन करें, लिस्ट करें, नेम करें, आइडेंटिफाई करें। जैसे लिस्ट द लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन कौन से हैं जी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, और अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये भी कह सकते हैं कि अ बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट unless it is acted upon by an external force. Similarly, जो दूसरा लॉ है तो वो क्या है जी? वो कहता है कि if a net force is applied on a body, it produces acceleration in the direction of net force, and this acceleration is directly proportional to applied force and inversely proportional to mass of the body. तो ये क्या चीजें आ गई जी? ये नॉलेज है। ये जो फैक्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बच्चे ने याद किए होते हैं। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला लेवल क्या है जी? नॉलेज का है, जिसमें बेसिक फैक्ट्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट को याद किया जाता है। दूसरी चीज क्या है जी? अंडरस्टैंडिंग है। अब अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो आपके पास आ गया जी कि मीनिंग और इंटरप्रिटेशन को अंडरस्टैंड करना। कोई भी जो, जैसे भी मैंने आपके सामने 2 लॉज बयान किए हैं, तो इन लॉज का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है जी। तो इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या है जी? एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब की बात जब होगी तो इसका मतलब आप कंप्रीहेंशन की तरफ जा रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ की जो मैंने स्टेटमेंट अभी दी है कि व्हेन अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी फोर्स के साथ, एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट थी और उसको मैथमेटिकल उसमें कन्वर्ट कर लिया हमने। तो ये एक्सप्लेन कर लिया। ये तब होगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो हम इसको कंबाइन करेंगे तो F/m आ जाएगा, ठीक है जी। A इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट लगाते हैं, F/m, ठीक है जी। और फिर K की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट 1 है, तो A इज इक्वल टू F/m आएगा और F इज इक्वल टू ma। तो इस तरीके से ये आपका अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली चीज आ गई।
नेक्स्ट आपके पास है जी एप्लीकेशन। तो नॉलेज को नई सिचुएशन में जो है वो इस्तेमाल करना, इसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे। इसमें अप्लाई, सॉल्व, डिमॉन्स्ट्रेट ये कीवर्ड्स हैं। और एग्जांपल के जी, सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग ओम्स लॉ। ओम लॉ को यूज करते हुए आपने क्या करना है जी, आपने जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब ओम लॉ क्या है जी, ओम लॉ जो है वो ये कहता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पे आपको कहा जाता है कि जी अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वो है जी 220 वोल्ट, ठीक है जी। और वो जो हमारा कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास है जी 100 ओम, ठीक है जी, 100 ओम रेजिस्टेंस है। तो आप करंट फाइंड करें तो यही फार्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V बाई आर। V बाई आर को आप करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई 100 वैल्यूज डालेंगे, ठीक है जी। V की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा और 2.2 एम्पेयर ये आपका करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन की बात होगी। पहली बात मैंने की नॉलेज की, दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग की, तीसरी जो है वो एप्लीकेशन की है। तो इस तरीके से बतदरीज हम लोग जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्लूम टेक्सोनोमी ने जो है वो यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया। अब एनालिसिस की बात आ जाती है जी कि डेफिनेशन के जी, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिनिंग रिलेशनशिप्स, के इंफॉर्मेशन को जो है वो पार्ट्स के अंदर आप ब्रेक करते हैं और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करना, ये एनालिसिस आ जाता है। तो इसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो एनालाइज है, कंपेयर है, डिफरेंशिएट है। तो जैसे एग्जांपल उसने दी है जी, कंपेयर दी क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो इन चीजों को आप कंपेयर करेंगे। तभी कंपेयर करेंगे जब आपको नॉलेज भी होगा, जब आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा, जब आप चीजों को अप्लाई कर सकेंगे। पिछले 3 लेवल आपने जो है वो कंप्लीट किए होंगे, पिछले 3 लेवल पर आपकी ग्रिप होगी तो आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ये एनालिसिस का लेवल हो गया कि इसमें हमने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है जी, कंपेयर करना है। तो वो तभी करेंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट भी होगा, जब अंडरस्टैंडिंग भी होगी और जब हम उसको अप्लाई करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट है जी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में क्या है जी, कंबाइन करें एलिमेंट्स को इस तरीके से कि एक नया जो है वो नई चीज बन जाए, ठीक है जी। सिंथेसिस क्रिएशन ही है। कीवर्ड में क्या है जी, क्रिएट, डिजाइन, फॉर्मुलेट। तो इसमें यह है कि एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें जो कि हुक लॉ को क्या करे जी, वेरीफाई करे। तो हुक लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी जी, आपको कंसेप्ट होना चाहिए हुक लॉ के लिए, नॉलेज यानी कि हुक लॉ आपको आता हो, फिर उसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग की हो, आपने अपने समझा हुआ हो, कंप्रीहेंशन हो आपकी, फिर उसके बाद जो है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और फिर एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद जाके आप सिंथेसिस पे जाएंगे या आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट और जो हाईएस्ट जो ऑर्डर था यहाँ पे एवेल्युएशन था कि आपने जजमेंट देनी है क्राइटेरिया की बेस पर, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो इसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या होंगे जी, एवेल्युएट, जस्टिफाई या क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे क्या है जी, एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि आप एवेल्युएट करें जी जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी इफेक्टिवनेस को, क्यों वो फायदेमंद हैं, वो क्यों इफेक्टिव हैं। जो आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो आपके कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिव क्यों हैं। तो जैसे अभी अगर हम बात करें तो हमारी जो कोल से या जो थर्मल पावर होती है हमारी, ऑयल से, गैस से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो हमारी नॉन रिन्यूएबल होती है या वो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। तो उसके मुकाबले में जो हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या है जी, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव हैं। तभी आप इनको जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं जब आपको रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल का भी कंसेप्ट हो, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि रीन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज हैं, नॉन रीन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज हैं, और फिर आप जो है वो इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इनको एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये 6 लेवल हो गए जी। पहला लेवल नॉलेज, दूसरा जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन, तीसरा लेवल जो है वो एप्लीकेशन का है, और जो चौथा लेवल है हमारे पास वो एप्लीकेशन का है, और 5वां लेवल जो है वो एनालिसिस का है, और छठा लेवल जो है वो एवेल्युएशन का है।
यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आपके पास है जी एप्लीकेशन एनालिसिस, फिर आपके पास सिंथेसिस और फिर उसके बाद एवेल्युएशन। तो ये 6 जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 जो लेवल थे ब्लूम की, जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी थी उसके लेवल थे, और 1956 में ये ब्लूम ने दी थी, बेंजामिन ब्लूम नाम था जी एजुकेशनिस्ट का। इसके बाद रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो रिवाइज कब हुई जी? 2001 में ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया, और जो रिवाइज वर्जन है उसमें की चेंजेस किया गया कि नाउन को जो है वो वर्ब के साथ रिप्लेस किया गया। पहले क्या था जी, आपके पास जो था वो कंप्रीहेंशन को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है जी। नॉलेज था, नाउन अब है रिमेंबरिंग, फिर एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस था तो उसमें आ गया जी एनालाइजिंग, एवेल्युएशन था तो वो एवेल्युएटिंग हो गया, और क्रिएशन था तो उसको क्रिएटिंग कर दिया गया। क्रिएशन था ही नहीं, वहां पे सिंथेसिस का वर्ड था, उसको क्रिएटिंग का वर्ड किया गया, और साथ में थोड़ा सा रीऑर्डर भी किया गया हाईएस्ट लेवल्स को। तो पहला जो चेंज था वो ये था कि नाउन को वर्ब में चेंज कर दिया गया। दूसरा ये था कि जो हाईएस्ट लेवल थे उनको उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया, यानी कि सिंथेसिस जो है वो 5वें नंबर पे था, उसको नाम चेंज करके क्रिएशन कर दिया गया, और जो एवेल्युएशन था वो 6 पे था, उसको आपने 5वें पे कर दिया। ये कुछ चेंजेस की गई, और जो अब उसमें मोर एक्शन ओरिएंटेड ये इसको बना दिया गया इस टेक्सोनोमी को। और जो नए लेवल्स हैं इसके लोएस्ट टू हाईएस्ट उनकी बात करते हैं तो पहला जो लेवल है वो रिमेम्बरिंग है, इसमें रिकॉल फैक्ट्स जैसे डिफाइन ग्रेविटी, और अंडरस्टैंडिंग है जी एक्सप्लेन आइडिया जैसे डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस, अप्लाइंग है यूज नॉलेज सॉल्व इक्वेशंस, एनालाइजिंग है जी ब्रेक इनटू पार्ट्स कंपेयर सिस्टम्स, एवेल्युएटिंग है जी जज या क्रिटिक तो जस्टिफाई सॉल्यूशंस, और क्रिएशन या क्रिएटिंग अब आगे यहाँ पे प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, डिजाइन अ मॉडल। तो ये जो है वो चीजें चेंज हुई हैं। तो आपको ओरिजिनल जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उसका भी आइडिया होना चाहिए, ओरिजिनल आती होगी तो फिर जो चेंजेस की गई हैं उनको भी आप क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे या उनको पढ़ सकेंगे। तो डोमेन क्या है जी? ब्लूम टेक्सोनोमी के डोमेन्स की बात करते हैं। ब्लूम आइडेंटिफाइड 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। पहला है जी कॉग्निटिव डोमेन जो है थिंकिंग से रिलेटेड, और इसमें फोकस किस पे है जी? नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर मोस्ट वाइडली यूज होता है, और 6 लेवल जो है वो जो हमने डिस्कस किए हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। दूसरा है जी अफेक्टिव डोमेन, इसमें एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशन और इन चीजों पे फोकस होता है, और लेवल इसके क्या है जी? पहला है रिसीविंग अवेयरनेस, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग पार्टिसिपेशन, तीसरा है वैल्यूइंग इंपॉर्टेंस, चौथा है जी ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइजिंग वैल्यूज, और 5वां है जी कैरेक्टराइजेशन इंटरनलाइजेशन अपन कहते हैं इसको, कैरेक्टराइज करना। तो इसमें यह है कि डिफरेंट ओपिनियंस को जो है वो उनकी तरफ जो है वो एहतराम या बाइमी एहतराम की हम बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जब आप बियर करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, दूसरों की जो राय होती है उसका एहतराम करना, ये आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है जी? स्किल्स से रिलेटेड है, फिजिकल और मोटर स्किल से रिलेटेड है ये, और इसमें जो लेवल्स हैं इसको सिम्पसन मॉडल भी कहते हैं। इसमें परसेप्शन है, सेट है, गाइडेड रिस्पांस है, मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस है, एडेप्टेशन है, और ओरिजिनेशन है। तो इसमें यह है कि परफॉर्मिंग अ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली, तो ये साइकोमोटर डोमेन है। फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट आप एक्यूरेटली तब करेंगे जब आपके पास स्किल्स होंगी और आपको चीजों का आइडिया होगा, तो आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकेंगे। एप्लीकेशन की बात करते हैं जी, टीचिंग के अंदर किस तरीके से हम इनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी को। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को राइट करने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी, कि आपने जो है वो एक्शन वर्ब्स को यूज करना है, जैसे रिमेंबर, डिफाइन, लिस्ट आ गया, अंडरस्टैंड में एक्सप्लेन, समराइज, और अगर आप एप्लीकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप सॉल्व का वर्ड यूज करेंगे, यूज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, एनालाइज के लिए कंपेयर, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपने हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट जो है वो ऑर्डर करना है तो फिर एवेल्युएट में जस्टिफाई, क्रिटिक, और अगर आप हाईएस्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो डिजाइन या कंस्ट्रक्ट के वर्ड्स को यूज करके तो आपने जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो राइट करने हैं। फिर क्वेश्चंस को जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें भी यूज होती है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग में के व्हाट इज फोर्स, डिफाइन फोर्स, फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए कि व्हाई डज दिस हैपन, कंपेयर एंड एनालाइज, डिजाइन अ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चंस को डिजाइन करने के लिए आप लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। क्लासरूम एग्जांपल्स की बात करते हैं जी, फिजिक्स से ही लेके आते हैं एग्जांपल। तो रिमेंबर में जैसे मैंने भी आपको कहा कि डिफाइन फोर्स,
रिमेंबर में आ गया कि आपको याद होना चाहिए कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है जी। फिर है जी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कौन सी टाइप, फोर्सेस की टाइप्स कौन सी हैं जी। फिर अप्लाई सॉल्व फोर्स प्रॉब्लम्स, जो मैंने अभी आपके साथ एक जो है वो आपके सामने एक यहाँ पे इसी लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया था ओम लॉ से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आप फोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लासरूम एग्जांपल्स हम लेके आते हैं कि डेफिनेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, एनालाइज करने हमने एनालिसिस की बात करते हैं। फिर उसके बाद है जी एवेल्युएट रियल लाइफ एप्लीकेशन को आपने जज करना है, और क्रिएशन में डिजाइन ऑफ फोर्स बेस्ड एक्सपेरिमेंट। एडवांटेज हैं जी, आसानी के साथ इसको हम समझ भी सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है वो इनहेंस होती है। डीप लर्निंग को ये जो टेक्सोनॉमी है इनकरेज करती है। फिर तमाम सब्जेक्ट के लिए यूजफुल होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट तक ये महदूद है, तमाम तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल हो सकती है। लिमिटेशंस क्या हैं जी, कि लर्निंग जो है वो स्ट्रिक्टली हायरार्किकल नहीं होती, कुछ लेवल जो होते हैं वो दूसरों को ओवरलैप करते हैं जी, और इसी तरह से जो ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कम्प्लेक्स थिंकिंग को, जो कि रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी एज वेल। और कंक्लूजन कर लेते हैं एट द एंड कि जो चीजें हमने डिस्कस की उन सबको हम समराइज करते हैं जी, कि ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ पावरफुल एजुकेशनल टूल दैट इनहैंसेस टीचिंग इफेक्टिवनेस, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। के ब्लूम टेक्सोनॉमी एक पावरफुल एजुकेशनल टूल है जो कि टीचिंग इफेक्टिवनेस को एनहांस करती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करती है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करती है, और इट रिमेन एसेंशियल फॉर मॉडर्न एजुकेशन, करिकुलम प्लानिंग एंड असेसमेंट डिजाइन। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए और असेसमेंट डिजाइन के लिए। इन सब चीजों में ये हमें हेल्प आउट करती है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इनसे रिलेटेड अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।